हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में, राइट? सो बेसिकली वी आर गोइंग थ्रू आवर मॉड्यूल डी, एंड मॉड्यूल डी इज ऑल अबाउट financial product and services. So where we have already covered these three units, so today we will talk about foreign exchange market, right? So I hope आप लोगों ने फॉरेक्स मार्केट को स्टडी किया होगा एएफएम के अंदर। तो एएफएम के अंदर आपका जो फॉरेक्स अर्थमेटिक्स है आपका मॉड्यूल सी के अंदर, तो वहां पे मैंने आपको इसको डिटेल में डिस्कस किया है। अब आईएनआईएफएस के अंदर जो कोर्स कंटेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपका एएफएम से, तो उन सभी एरियाज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट द यूनिट नंबर 33 कोर्स कंटेंट। सो इट इंक्लूड बेसिक इंट्रोडक्शन, profit sorry profile of foreign exchange market, evolution of foreign exchange in India, major features, market participants, libor and alternative reference rate ARR, foreign exchange dealers association of India. Then we have FEMA Act 1999, forex retail platform, USD index. Then we have American Depository Receipt ADR and GDR, which is Global Depository Receipt. Okay, so these are the subtopics which is generally part of your foreign exchange market. Now everybody knows about foreign exchange market. ठीक है, अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से आपका कहीं ना कहीं फेमिलियर होंगे, ठीक? सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज बेसिकली इट इज एक्सचेंज ऑफ टू करेंसीज, ठीक है? सो जहाँ पे आपका लाइक इट इज अ काइंड ऑफ कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। जैसे आप आईएनआर को कन्वर्ट करते हैं आपका डॉलर के अंदर या इन एनी अदर फॉरेन करेंसी, राइट? तो जहाँ पे ये आपका एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट किए जाते हैं, दैट इज जनरली नोन एज फॉरेक्स मार्केट। सो अपार्ट फ्रॉम दी कैश ट्रांजेक्शन्स, इसका जो ट्रेडिंग आपका है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, स्पेशली पोस्ट 1990s। दुनिया भर के अंदर आज के डेट में काफी ज्यादा ट्रेड होता है आपका। अगर इंडिया की हम लोग बात करें, जो एक्टिव करेंसी पेयर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा आपका यूएसडी आईएनआर, देन यूएस आपका यूरो आईएनआर, येन आईएनआर एंड पाउंड आईएनआर, जिनमें आपका ट्रेडिंग होता है एंड जिनके कॉन्ट्रैक्ट आपका इवन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑप्शंस आपको एक्सचेंज के ऊपर भी देखने के लिए मिलेंगे, एंड इवन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? सो फॉरेन एक्सचेंज इज बेसिकली it is the trading of one currency for another. For example, one can swap US dollar for rupee. Foreign exchange transaction can take place on foreign exchange market, also known as forex market. Okay, so what are the features profile if we talk about this? So in term of section 2 subsection N of FEMA Act 1999, the definition of foreign exchange is as follows. So foreign exchange, which means deposit, credit and balance payable in any foreign currency. Second one is draft, traveler's check, letter of credit or bill of exchange express or drawn in India in Indian currency but payable in any foreign currency. Draft, traveler's check, letter of credit, bill of exchange drawn by bank, institutions or person outside India but payable in Indian currency. So this is as per your section 2 subsection N of FEMA Act 1999, right? So foreign exchange का अगर हम लोग बेसिक स्कोप की बात करते हैं, ठीक है, तो आज के डेट में लाइक एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन दे हैव ग्लोबल एस्पिरेशंस, ठीक है? तो कहीं ना कहीं जैसे ग्लोबलाइजेशन आपका इंक्रीज हो रहा है तो वैसे वैसे जो फॉरेन एक्सचेंज का स्कोप है वो भी आपका इंक्रीज होता है। सबसे बड़ा रीजन है आपका ग्लोबलाइजेशन, राइट? सो ग्लोबलाइजेशन विच लीड टू इंटरनेशनल ट्रेड या क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मैन पावर एंड कैपिटल, ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाइक एफडीआई, एफआईआई, ओडीआई, ईसीबीज एंड अदर्स जो आपका टूल है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपका आज के डेट में हर एक इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है एंड दे हैव नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अ डे। हर दिन आपका बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की ट्रांजेक्शन्स होती है। तो जहां पे दो इकोनॉमीज आपका इंटरेक्ट कर रही होती है, दैट मीन्स देयर पेमेंट्स ऑब्लिगेशंस और बेनिफिट आर इन सम अदर कंट्री, ठीक है?
तो जैसे अगर इंडिया से कोई एक्सपोर्ट करा, सो दे आर गोइंग टू रिसीव देयर पेमेंट्स इन सम अदर करेंसीज, तो कहीं ना कहीं वहां पे फॉरेक्स का प्रेजेंस रहता है। तो ग्लोबलाइजेशन जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपका इंक्रीज हुई, तो वैसे वैसे आपका जो फॉरेक्स का मार्केट है या जो फॉरेन एक्सचेंज का जो स्कोप है वो भी आपका इंक्रीज होता गया, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट दी मेजर फॉरेक्स पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, तो जैसे अगर हम इंडिया में बात करें, सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज ऑल्सो नोन एज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो फॉरेक्स का आपका जो बिजनेस है या रिजर्व है, दैट इज जनरली मेंटेन्ड बाय आरबीआई। इवन ऑर्गेनाइजेशंस और बैंक आपका, ठीक है, एज ऑथराइज डीलर्स या अदर्स, ठीक है। इसके अलावा कॉर्पोरेट हाउसेस, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर्स, इवन इंडिविजुअल ऑल्सो, ठीक है। तो सारे लाइक जो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मार्केट में आज के डेट में डील करते हैं। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दी पार्टिसिपेंट्स, सो वी हैव सेंट्रल बैंक, इन केस ऑफ इंडिया इट इज आरबीआई। तो जो आपका फॉर जैसे मैनेजिंग देयर फॉरेक्स रिजर्व एंड यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज foreign currency market to reduce the volatility and thereby smoothen out the value of their home currency. Commercial bank as authorized dealers, investment bank, forex brokers, corporations and as well as individuals, ठीक है। तो ये आपका पार्टिसिपेंट्स जो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मार्केट में आपका पार्टिसिपेट करते हैं, एंड like sometimes they buy foreign currencies or even sometimes they like some parties they generally sell the foreign currencies or they involve in the business of foreign exchange as a facilitator like our commercial banks, okay। फॉरेक्स मार्केट फीचर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो दुनिया का सबसे लिक्विड मार्केट है एंड इट्स 24 आवर्स मार्केट बेसिकली, ठीक है। जैसे यूएसडी आईएनआर, अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें ट्रेडिंग वाइज, सो इट इज ओपन फॉर 10 to 5 PM, बट ग्लोबली जैसे यहाँ पे 5 बजे बंद हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि और जगह ट्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है। यूएसडी आईएनआर में कहीं और जगह आपका ट्रेड हो सकता है, ठीक है। सो 24 आवर्स का मार्केट है। इसके अलावा लिक्विड काफी है, मतलब लाइक वी हैव नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स व्हिच मेक इट वेरी लिक्विड मार्केट, या अदर्स ऐसे बहुत सारे फीचर्स, राइट। सो इट्स अ 24 आवर मार्केट। इट इज ओवर द काउंटर एज वेल एज एक्सचेंज ड्रिवन मार्केट है। तो फॉरेक्स में आप जैसे ऑथराइज डीलर्स के पास हम गए, हमने उनसे डॉलर परचेज कर लिया, और सेम थिंग वी कैन डू इन द एक्सचेंज ऑल्सो। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओटीसी एज वेल एज योर exchange traded derivative currencies market, a global market with no barriers or no specific locations, a market that support large capital and trade flows, highly liquid market, high fluctuation in currency every few seconds, ठीक है। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक चेंजेस आपके आते हैं, that changes reflect changes in the currency of that particular country as well। थोड़ा सा इनको ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामिनेशन में आपको ऐसे स्टेटमेंट्स आपका पूछे जाते हैं, सो दैट्स व्हाई आई कीप दीस मैकमिलन स्टेटमेंट्स जो आपको हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन, ठीक है। सेम चीज आपका जैसे लिक्विडिटी, प्रमोट promptness, availability, flexible regulation of trade arrangement system, value, overvalue quotations, market trends and margins, ठीक है। So these are some major characteristics of the forex market as well, and again I hope कि now you can understand these particular thing। अगर कोई डाउट होता है किसी भी एरिया के अंदर, so you can mention into the comment section। So now we have LIBOR, London Interbank Offer Rate, and alternate reference rate ARR still। So LIBOR was a very popular benchmark and was issued up for US dollar, British pound, euro, Swiss franc, Canadian dollar, and Japanese yen। The rate was being calculated and published each day by ICE, a benchmark administration, that is IBA, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन या आपका जो इंटरेस्ट रेट्स आपके डेरिवेटिव्स या अदर्स, ठीक है, सो दे आर लिंक्ड विद द लिबोर रेट, ठीक है। सो लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट आपका इसको बोलता है, ठीक है। तो जो आपके टॉप 8 बैंक्स हैं उनका एवरेज रेट आपका जो डेली बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपका कोट करता है, ठीक है। Libor had come into a great amount of criticism and irregulation, as a result of which steps were taken to replace it as a financial benchmark rate। The event of Libor ringing created shock wave in the financial system, and the credibility of the financial references used to price and determine a payoff of the trillions of dollars of loans, bonds, derivatives,
came under a cloud, ठीक है। तो सबसे मतलब यूजुअली लाइक फर्स्ट हमारे पास लिबोर ही था, तो जिसके हिसाब से ऐसे जितने भी इंटरनेशनल डेट बॉन्ड्स या अदर्स हैं इनके रेट्स को आपका डिसाइड होता है। जैसे कोई आपका वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला है, दैट वेरिएबल रेट इज लिंक विद द लिबोर रेट। अब लिबोर में कुछ मैनिपुलेशंस आपके थे जब वो सामने आए, तो दैट क्रिएट अ क्योस, कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट फैक्टर्स आपका था वो यहाँ से थोड़ा सा कम हुआ। जैसे आपका फिर मिबोर है, इंडियन मार्केट के लिए मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, जैसे इंडिया में 16 बैंक, देन आपका टॉप 4 बॉटम 4 को हटा करके 8 का एवरेज हम लोग लेते हैं, वैसे ये आपका टॉप 8 का एवरेज हुआ करता था, ठीक है। अभी भी चलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एन अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, ARR, one which retain the desirable features of LIBOR while ensuring that it is based on transactions in liquid market, has to satisfy several key attributes. It should provide a robust and accurate representation of interest rate in core money market that is not susceptible to manipulation. It should offer reference rate for financial contract that extend beyond the money market. It should serve as a benchmark for term lending and funding as well, right? तो मेबोर का रिप्लेसमेंट वी कम अप विद ARR, ठीक है। तो जो आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमी टू इकोनॉमी आपका रहेगा, एंड उसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरियाज आपका, सम ऑफ द ARR व्हिच मे बी सजेस्टेड टू be used by various central bank in substitution of LIBOR are provided, जैसे ARR, यूएस से आपका सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ठीक है। इसके अलावा यूके की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक का रेट, आपका यूरोपियन यूरो एरिया के लिए, ठीक है, यूरो शॉर्ट टर्म रेट, स्विट्जरलैंड स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट, एंड जापान आपका टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट, ठीक है। तो लिबोर का रिप्लेसमेंट आपके आए कुछ इस तरीके से, विच वर बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर फैक्टर्स, ठीक है। सिक्योरिटी वाइज अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो दिस इज यस, दिस इज नो, नो, यस, ये नो, ठीक है। टेन्योर ओवरनाइट, 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 एंड ओवरनाइट, ओवरनाइट, ठीक है। इसके अलावा आपका काउंटर पार्टीज, बैंक एंड नॉन बैंक, बैंक एंड नॉन बैंक, बैंक नॉन बैंक, बैंक ओनली, एंड बैंक एंड नॉन बैंक ओनली, ठीक है। तो जो लिबोर का रिप्लेसमेंट आपका बनाएगा ARR, इकोनॉमी वाइज बेसिकली, जैसे कंट्री वाइज, जैसे जो इंटरनेशनल डेट आपका, जहां पे खासकर ऐसा डेट जो लिंक है किसी भी आपका इंडाइसेस के साथ, तो लिबोर इंडाइसेस को हटा करके नाउ वी यूज दीज डिफरेंट डिफरेंट इंडाइसेस दैट डिपेंड ऑन टोटली दैट इशूइंग कंपनी। जब भी वो डेट इशू करते हैं, सो दे विल मेंशन कि दिस like the variable rate is depend on this particular benchmark, तो benchmark का रेफरेंस आपको वहां पे मिलेगा, और उसमें जो चेंजेस होंगे अकॉर्डिंगली आपके रिटर्न के अंदर भी वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। Next thing we are going to talk about Foreign Exchange Dealers Association of India. It act like IBA, Indian Bank Association, जैसे आप सभी लोग इससे आपका काफी ज्यादा वाकिफ हैं, ठीक है। तो जैसे आपका RBI, जैसे अगर RBI किसी भी एंटिटी को एज अ बैंक लाइसेंस देता है, सो दे ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ IBA। एंड IBA का रोल क्या होता है, एज अ मीडिएटर काम करता है, जो बैंकों की प्रॉब्लम्स हैं, बैंक को ट्रेनिंग, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग, डिस्प्यूट को सॉल्व करना दो बैंकों के बीच में, या ऐसे जो भी उनके फीडबैक्स उनको गवर्नमेंट या आरबीआई तक पहुंचाना, वो काम। सिमिलरली वी हैव फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस वक्त, जो आपका फॉरेक्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, या जो आपके उनके डिस्प्यूट्स हैं, या जो फॉरेक्स डीलर्स उनकी ट्रेनिंग है, या उनके जो ट्रेड यूनियंस या अदर्स उनकी जो सजेशंस उनको गवर्नमेंट या आरबीआई तक पहुंचाने का काम करता है कौन, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 1958 आपका जब इसको बनाया गया था। और कुछ फैक्ट, जैसे फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज अ नॉन profit body established in 1958 by RBI. All public sector bank, private sector bank, foreign exchange cooperative banks are member of FADI, right? तो जैसे ही let's say अगर आपके बैंक ने ऑथराइज डीलर का लाइसेंस लेते हैं RBI से, so they automatically become member of Foreign Exchange Dealers Association of India as well. अगर हम इसके की फंक्शंस की बात करें, forming uniform rules, providing training to bankers or forex dealers, providing guidance and information from time to time. These three are the key areas. इसके अलावा जैसे dispute among the members या उनके feedbacks या others, they are also get handled by the Foreign Exchange Dealers Association of India.
there was one question based on this organization in your June examination. ठीक है, I hope जिन्होंने दिया होगा तो उनको याद होगा. ठीक है. So Foreign Exchange Dealer Association of India has a number of functions जैसे issuing guidelines and rules for handling foreign exchange business, training of bank personnel in the area of foreign exchange, accreditation of forex brokers, advising, assisting members bank in settling issues matters in their dealings, representative member banks on government or Reserve Bank of India or other bodies, and announcement of daily and periodical rate to the members. So these are some major functions which generally get performed by the Foreign Exchange Dealers Association of India. बहुत बार पूछा जाता है guys, please do remember these particular statements, so which will help you in your upcoming examination. Next one we have FEMA, Foreign Exchange Management Act 1999. So earlier or prior to this FEMA, we have FERA, Foreign Exchange Regulation Act, 1973. So in 1999, RBI they generally replaced FERA with FEMA. The true intention was like जैसे अगर आप FERA को study करते हैं, so that was more toward the conservation of forex reserve. ठीक है, जो इंडिया के या जो कंट्री के फॉरेन रिजर्व है उनको बढ़ाने के ऊपर आपका वो सिर्फ बात करता था. ठीक है, सो मतलब जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस हैं वो उतने ज़्यादा उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस या उतना ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं किया गया था. तो जैसे ही आपका ग्लोबलाइजेशन आया और लिबरलाइजेशन फेज 1991-92 आपका आया. ठीक है, सो नाउ आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स आपके होते हैं, एक्टिविटीज आपकी होती हैं. ठीक है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई के द्वारा या हम एक नया एक्ट लेके आए दैट इज कॉल्ड फेमा, और फेरा गेट रिप्लेस विद फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. तो जिसमें करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स दोनों को ही आपका कहीं ना कहीं उनके इंपॉर्टेंसेस को समझते हुए फेरा के अंदर बहुत सारे सुटेबल चेंजेस आपका जो किए गए. ठीक है, सो इट इज नॉट ओनली अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व, इट इज ऑल अबाउट द हाउ इंडियन इकोनॉमी इज डीलिंग इन फॉरेन करेंसी. तो वो आपका वो इनवर्ड रेमिटेंसेस हो या फिर आउटवर्ड रेमिटेंसेस हो, राइट. सो फेमा 99 वाज इनेक्टेड बाय द स्टैच्यू ऑफ द पार्लियामेंट एंड वाज brought into force from 1st of June 2000. The act is applicable to all transactions in foreign exchange undertaken in India by or a person resident in India. Earlier, FERA 1973 regulated the area of foreign exchange, which had its origin from Defense of India Rule 1935, and later it was get converted into FERA, right? So इससे पहले भी बहुत सारे changes हुए थे, like foreign exchange regulation has come up a long way since 1935 defense rule, then 1947, then after 1973, and with the introduction of liberalized regime under FEMA 1999, there has been a considerable relaxation in regulatory provisions related to foreign exchange transactions. आपका ठीक है, तो जैसे मतलब इंडियन इकोनॉमी का या इंडियंस का जो इंटरेक्शन आपका इंक्रीज होता गया, तो उसके साथ साथ इसमें जो चेंजेस थे आपका वो लेके आएगा. ठीक है, the objective of FEMA is to facilitate external trade and payment and promote the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India, while the objective of FERA was to conserve the foreign exchange resources of the country and to ensure proper utilization thereof in the interest of the economic development of the country as well, right. तो यहाँ पे this is all about the FERA जो कहीं ना कहीं हमारे रिजर्व को प्रोटेक्ट करने की तरफ था. दैट मीन्स वो आपका आउटवर्ड रेमिटेंसेस को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता था. ठीक है, यहाँ पे आपका अब जैसे जैसे चीजें हुई और ग्लोबलाइजेशन का दौर बढ़ा, तो हमने उस चीज को, उस रिक्वायरमेंट को समझा कि देयर आर नंबर ऑफ इंडियंस एज एन इंडिविजुअल और एज ऑर्गेनाइजेशंस, दे डू हैव ग्लोबल एस्पिरेशंस और ग्लोबल ट्रांजेक्शन और रेमिटेंसेस. सो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ आपका या ये जो मार्केट है, सो वी हैव टू लिबरलाइज आवर रूल्स रेगुलेशंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एज वेल. तो वो सारे चेंजेस जो फेमा के तहत आपके लेके आएंगे. ठीक है, अथॉरिटीज एंड एनफोर्समेंट मशीनरी अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे फेमा in itself is not an independent or isolated law. The provision of FEMA are spread at different places
and there are several regulatory bodies. RBI, Reserve Bank of India, make regulation under FEMA, and rule are made by central government. ठीक है, so basically अगर हम लोग गवर्निंग बॉडी की बात करते हैं आपका फेमा के ऊपर, दैट इज आरबीआई. बट आरबीआई ऑल्सो टेक कंसल्टेशंस फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इवन अदर जो भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑथराइज गवर्निंग द एनफोर्समेंट ऑफ फेमा आर जैसे फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट आरबीआई, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, Capital Market Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Foreign Trade Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. ठीक है, तो ये आपका जिनके अकॉर्डिंग्स इसमें चेंजेस या जो भी नई नई चीजें हैं वो आपका इंट्रोड्यूस की जाती है. कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपका जो उसमें दिए गए, तो लेट्स हैव अ क्विक लुक अबाउट दिस वन. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. फर्स्ट, सेक्शन 3, it prohibit dealing in foreign exchange except through the authorized person. This section state that no person can without general or special permission of RBI, ठीक है, जो आपका फॉरेन में रेमिटेंसेस नहीं कर सकते, किन पर्पसेस के लिए. पहला, डील और ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन. ठीक है, मतलब देयर आर सम प्रोविजन कि आरबीआई विल ऑथराइज पार्टीज टू डू फॉरेक्स बिजनेस इन इंडिया. ठीक है, जिनको हम लोग ऑथराइज डीलर्स, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3. कैटेगरी 1 is basically all the commercial bank, some cooperative banks also. Category 2, RRBs and other cooperative banks and upgraded FFMCs. Category 3, DFIs, domestic financial institutions like SIDBI, Exim. Category next one is FFMC, full-fledged money changers, those who generally deal in buy and sell of current cash market foreign currencies, right? तो ये आपका, तो आरबीआई विल गिव परमिशन टू दैट पर्टिकुलर. अपार्ट फ्रॉम दीज पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन, नो वन विल बी एंटाइटल्ड टू डू द बिजनेस ऑफ फॉरेक्स. राइट, पहला, make any payment to or for the credit of any person resident outside India in any manner, receive otherwise through an authorized dealer person, any payment by order or on behalf of any person resident outside India, enter into any financial transaction in India as consideration for the association and with acquisition or creation of or transfer of right to acquire any asset outside India any person. ठीक है, तो जनरली क्या होता है, लाइक जैसे being an individual, if you are planning to remit money abroad for travel purpose, education purpose, medical treatment and others, ठीक है, so you have to approach authorized dealers. ठीक है, so authorized dealers, like we have one scheme called liberalized remittance scheme, which allow you to remit money abroad. In a financial year, you can remit up to $250,000 per PAN card, right? तो इस तरीके से आपका वो स्कीम, वो ऑथराइज डीलर्स के थ्रू, जहां पे आपको जैसे फॉर्म, यू हैव टू फिल अ फॉर्म दैट इज कॉल्ड फॉर्म A2, जो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज डीलर्स के पास आपको मिलेगा. इस तरीके से गाइडलाइंस आपका. इन केस ऑफ कंपनी, जैसे आपका फॉर्म ODI, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज, joint ventures, or you want to open a wholly owned subsidiary outside India. Yeah, form ECB if you are raising money through external commercial borrowings and all, right? Section 4, it restrain any person resident in India from acquiring, holding, owing, possessing, transferring and any foreign currency, foreign security or any immovable property suited outside India except as specifically provided in the act. The term foreign exchange and foreign security are defined under section 2, subsection N and subsection O, respectively of the act. The central government has made foreign exchange management current account transaction rule 2000. ठीक है, तो जिसमें 2015 के अंदर आपका अमेंडमेंट्स भी किए गए, एंड दैट इज गिवन अंडर 3 पार्ट. पहला, प्रोहिबिटेड एरियाज, जैसे यू कैन नॉट बाय द लॉटरी टिकट इन अदर्स अब्रॉड. आपका सेमी अप्रूवल वेयर यू नीड फर्दर अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्रीज. थर्ड वन इज परमिसिबल एरियाज. तो ये सब एरियाज वहां पे डिफाइन किए गए. सेक्शन 6 आपका जो डील करता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. इफ यू वांट टू इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया, so that definition or do's don't is given under this one. This section allow a person to draw or sell foreign exchange from to or an authorized person for capital account transactions. Section 7, it deal with export of goods and services. 8 आपका,
It casts the responsibility of the on the person resident in India who have any amount of foreign exchange due or accrued in their favor to get the same realized and repatriated it to India within a specific period and manner specified by RBI, which is usually 180 days, right? Section 10 and 12, these provisions deal with the duties and liabilities of authorized person. Authorized person has been defined under Section 2, subsection C of the FEMA Act 1999, which mean an authorized dealer, money changers, offshore banking unit and others. ठीक है, तो ये जो जिनके थ्रू हम बेसिकली आपका फॉरेन रेमिटेंसेस करते हैं उनको ऑथराइज्ड पर्सन, they can be like authorized dealers category 1 2 3 FFMCs, money changers and all, right? तो उनके आपका ड्यूटीज पावर अथॉरिटीज सब यहाँ पे है, ठीक है. सेक्शन 13 to 15 is provision of these sections deal with penalties and enforcement of the order, educating authority as well as power, ठीक है, बहुत बेसिक है. 36 37 these pertain the establishment of Directorate of Enforcement and the power to investigate the violation of any provision of the act itself, ठीक है. तो ये कुछ important sections जो आपके उसमें दिए गए थे. Now next one we have GDR, ADR and IDR. I hope you guys have an idea about these particular things, ठीक है. तो अगर हम लोग इनके बारे में बात करते हैं, so basically GDR Global Depository आपका receipt, ADR is American Depository Receipt and IDR is Indian Depository Receipt. अब देखो GDR and ADR is quite similar, ठीक है. जैसे कोई इंडियन कंपनी अगर वो आउटसाइड इंडिया से फंड्स रेज कर रही है, ठीक है, और इवन नॉट फंड्स आप इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर वो अपने आप को आउटसाइड इंडिया लिस्ट कर रही है वहां के स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो वो जो रूट होगा इट कैन बी ADR if they want to limit themselves up to like in the US market only. If they want to expand their business throughout like in multiple currencies, so they go with the GDR, ठीक है. जैसे इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस ने अपने जो शेयर्स हैं वो लिस्ट किए हैं नेस्डेक के अंदर, और किसके थ्रू होगा, ADR के थ्रू, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट. तो यहाँ पे जो बायर्स होंगे दे विल बी फ्रॉम अमेरिका, जो वहां के जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे जनरली क्या करेंगे, उसकी ADR आपका परचेज कर लेंगे, ठीक है. वैसे ही GDR जनरली आपका जो लुक्सेमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज है यूरोप में वहां पे लिस्ट होते हैं. अगेन दे आर मोस्टली इन डॉलर डोमिनेटेड इटसेल्फ, राइट. तो जैसे कोई कंपनी मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस में अपने शेयर्स को सेल आउट करना चाहती है, तो वो जो शेयर्स है उनके ग्रुप को हम GDR के रूप में जानते हैं, जहां पे एक फॉरेन डिपॉजिटरी जो एज अ फैसिलिटेटर काम कर रही होती है और इनके शेयर्स को दूसरे मार्केट में सेल आउट कर रही होती है, ठीक है. सो दैट इज, और IDR इज जस्ट रिवर्स ऑफ ADR, ठीक है. जैसे अगर कोई लेट्स से एप्पल इनकॉर्पोरेशन अगर वो इंडियन मार्केट में लिस्ट होना चाहते हैं, सो दे रजिस्टर्ड विद इंडियन डिपॉजिटरी और या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो एज ए फैसिलिटेटर काम करेंगे और जिनके थ्रू हम उनके शेयर्स में या IDRs में आपका इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, आर रिसिट, और सर्टिफिकेट इश्यूड बाय US बैंक रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ नॉन US कंपनी. जैसे इन्फोसिस US कोई भी आपका एज अ US बैंक का मतलब जो एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की तरह काम करे. These are issued in capital market of USA alone. These represent securities of companies of other countries apart from US, means other means US. These securities are traded in US market. जैसे मैंने आपको नेस्डेक का एग्जांपल दिया. The US market is depository in this case, ठीक है. US बैंक आपका depository होगा, clearly mention है. ADR is the evidence of ownership of underlying share, ठीक है. तो जैसे हम नॉर्मल मार्केट में शेयर की तरह ट्रीट करते हैं, यहाँ पे उनका आपका ADR की तरह, ठीक है. So unsponsored और आपका sponsored, usually you will see this type of shares, ठीक है. So it is the arrangement initiated by US broker. US depository bank create such ADRs, and these are get traded in the exchanges itself. The depository has to register ADR with Securities Exchange Commission, SEC. जैसे इंडिया में SEBI है वैसे वहां का SEC अमेरिका, ठीक है. Sponsored ADR, issuing company initiate the process. It promote the company's ADR in USA. It chose a single depository bank. Registering in with SEC is not mandatory. However, unregistered ADR are not listed in US stock exchanges. Global Depository Receipt, GDR. तो जैसे ADR है वैसे GDR, Indian companies outside, ठीक है.
Global depository receipt is a dominated instruments with traded in stock exchange of Europe. Usually, you will see in Luxembourg Stock Exchange. Represent share of other countries. Depository Bank Europe acquired these shares and issue receipt to the investors. ADR do not carry voting right. GDR do not carry voting right in the underlying company. Dividend is paid in local currency, and these there is no exchange risk for issuing company itself. The exchange risk is borne by the investors itself, right? In both the cases, uh, issuing company collect process in proceed in foreign currency, which can be used for locally meeting foreign exchange requirement of import. ठीक है, जैसे सपोज दैट इन्फोसिस ने लुक्समबर्ग में किया और उसने वहां पे जो फंड रेज किया, दे कैन यूज इन यूरोप इटसेल्फ, ठीक है, वो यहाँ पे उनके जो यूरोप के ऑपरेशन या जो एक्सपेंसेस है उनको मीट करने के लिए, और दे कैन रीपैट्रिएट दैट मनी इन इंडिया इटसेल्फ, राइट. GDR are normally listed in Luxembourg exchange and traded in OTC, London, and private placement in USA. OTCs over the counter. It can be converted in underlying share as well, right? IDR आपका जब बाहर वाली कंपनीज इंडिया से, तो यहाँ के जो इंडिया की डिपॉजिटरीज हैं, दे विल वर्क एज अ फैसिलिटेटर, राइट. So Indian depository receipt are traded in local exchange and represent a security of overseas company. जैसे मैंने आपको Apple Incorporation का example दिया, ठीक है. So for these one we have to fill the currency declaration form, ठीक है. CDFs is required to be submitted by person on which arrival sorry मतलब like this is the actually ये थोड़ा सा आपका आई गेस देयर इज वन स्लाइड इज मिसिंग, ठीक है. तो जब भी हम लोग आपका इसकी बात करते हैं, ठीक है, ओके जस्ट अ मिनट, हाँ. सो आई विल कंटिन्यू दिस सेशन इन आवर नेक्स्ट सेशन बिकॉज आई हैव टू टेक वन सेशन एंड द कंटेंट इज रिमेनिंग. कितना रह गया? ओके, दिस वाज द लास्ट वन एक्चुअली, ठीक है. तो इतना ही है आपके कोर्स कंटेंट के अंदर, ठीक है. आई थॉट देयर इज वन एंड इवन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स कंटेंट, राइट. चलो, तो ये आपका फॉरेक्स का आपके बुक के अंदर आपके कहीं ना कहीं कोर्स करिकुलम के अंदर जो कंटेंट दिया गया था वो सारा मैंने कवर किया है, ठीक है. एएफएम वाला कंटेंट को अगर आप देखेंगे और इसको देखेंगे, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. टॉपिक का नाम सेम है बट यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल्स है. वहाँ पे जैसे वैल्यू रेट, क्रॉस रेट एंड अदर्स, वो सारे कैलकुलेशंस, फॉरवर्ड रेट कैलकुलेशन, वो हमने वहाँ पे समझे थे, ठीक है. तो वहाँ पे नाम ही दिया गया फॉरेक्स अर्थमेटिक. यहाँ पे आपका ओनली फॉरेक्स मार्केट एंड देयर स्कोप, राइट. सो आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली. सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. कोई ऐसा डाउट रहता है तो आप अपने डाउट कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू भी आपका कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों. I'll see you tomorrow at same time. So this is it from my side. Thank you for watching this session. Do like and do share with your friends also. So bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.